हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नीट वाले पे। तो आज हम चालू करेंगे नीट के लिए एक बेहतरीन क्रैश कोर्स जो नीट 21 का है। हमारा क्रैश कोर्स बहुत ही शानदार क्रैश कोर्स होगा। इसके अंदर हम सबसे पहले फिजिक्स को लेंगे, बराबर हम बायो और केमिस्ट्री के भी अल्टरनेट वीडियोस लेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो फिजिक्स के अंदर जो पहला टॉपिक ले रहे हैं वो हमारा है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम जो इस क्रैश कोर्स के अंदर जो टॉपिक अभी हम डिस्क्राइब करेंगे उनके बारे में बता दूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद में हमारी आएगी स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी यानी चाल और वेग, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब होगा दूरी और विस्थापन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो इक्वेशंस होती है गति की, जो समीकरणें होती है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जो कि एक नियत त्वरण होता है, उसके अंदर क्या कि जो मोशन होता है उसकी जो समीकरणें होती है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो चलिए अब हम सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है कौन सा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसी की शुरुआत कर लेते हैं। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की शुरुआत करेंगे हम एक छोटे से क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन के साथ में अब देखिएगा हम कैसे करेंगे, तो उसी की ओर चलते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं किसका, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। तो हम कहते हैं कि ये एक कोई वृत्त है, क्या है, सर्कल है, वृत्त है, ठीक है। ये इसका क्या है, सेंटर है। हम कहते हैं कि कोई एक पार्टिकल है P, वो यहाँ से चालू होता है मूव करना और यहाँ पे आ जाता है कहाँ पर, Q तक। और ये जो पार्ट तय करता है इसकी लंबाई हो जाती है L। इसकी लंबाई हम क्या ले लेते हैं, L। और ये जो इसकी त्रिज्या है ये होती है R। हम जानते हैं क्या कि एक वृत्त होता है उसके अंदर जो चाप होता है, ये L क्या है, वृत्त का चाप। और हमें पता है चाप क्या होता है, R थीटा के बराबर। किसके बराबर, R थीटा के बराबर। और ये थीटा होगा यहाँ पे, इसको हम लेंगे किसमें, रेडियन में। थीटा को हम किस में लेंगे, रेडियन में। और L बराबर क्या हो जाएगा, R थीटा। तो देखिए इसके अंदर ही थीटा आपको कितना दिख रहा है कि हम इस पूरे को कितना मानते हैं, 360, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 1/4 है, तो 1/4 यानी कि 3 जो आपका 360 है, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर हम इस पूरे को कहते हैं 2π, तो इसका फोर्थ पार्ट कितना हो गया, π/2, यानी हम क्या कह सकते हैं 90 डिग्री हम क्या कहते हैं π/2। तो हम थीटा की जगह क्या रख देंगे, π/2। तो हम L बराबर क्या कह देंगे, R गुणा π/2। तो ये क्या हो गया, πr/2। अगर ऐसे नहीं करें तो एक दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि हम कहते हैं कि ये जो वृत्त है इसकी परिधि क्या होती है, 2πr। परिधि क्या होती है, 2πr। और ये 1/4 भाग है, तो इसके अंदर 4 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, πr/2। अब बात आती है इसके अंदर, ये तो हो गई हमारी डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है भाई, क्रैश कोर्स है, इसके अंदर क्या एक एक छोटी सी चीज तो हम पढ़ नहीं सकते। तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसकी इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, P, और फाइनल पोजीशन कौन सी थी, Q। तो इन बीच के जो ये दोनों पॉइंट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो मिनिमम लेंथ होगी, वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो P और Q है, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं भाई। ये कोई वृत्त था, इसका ये P था, ये Q था, यहाँ पे ये R है, ये R है, ये 90 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला लेंगे, तो ये इनका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब हम लगाएंगे कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो हम क्या कह देंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका स्क्वायर हमारे पास में किसका स्क्वायर आएगा, R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। क्यों, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो हम क्या कह देंगे, इसको x ले लें तो हम क्या कह देंगे, R√2। ये क्या आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होगी, जो एक्चुअल पाथ होगी वो, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो मिनिमम शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। होगी बात। इसके बाद में हम इस टॉपिक के अंदर बात करते हैं, वो हमारी बात होती है किसके बारे में, हमारी बात होती है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो स्पीड होती है वो किसके रेफरेंस में लेते हैं हम, जो स्पीड लेते हैं वो लेते हैं डिस्टेंस के रेफरेंस में, और डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वो हम लेते हैं किसके, वेलोसिटी के रेफरेंस में। तो चलिएगा अब हम बात कर लेते हैं इसकी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज लेना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल को जोड़ना पड़ेगा, फिर किसका भाग देना पड़ेगा, टाइम का। तो चलिए बात करते हैं क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड लेनी है तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एक बात और बता दूं कि जैसे ये एक A पॉइंट था, ये एक B पॉइंट था। अब कोई
व्यक्ति है जो यूं यूं घूम घूम के जा रहा है इस ए से बी तक, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये जो पाथ है ये इसकी डिस्टेंस को दर्शा रहा है, लेकिन हम इसके बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ लेंगे, जो एक दूसरा आदमी है वो माना कि सीधे सड़क से जा रहा है यूं, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो ये शॉर्टेस्ट लेंथ है इसके बीच में, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और इसको हम कह देते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो एवरेज स्पीड की बात होगी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज लेने हम क्या कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट टोटल और टाइम भी टोटल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ठीक है। अब हम एक इसके अंदर एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस कौन सा आता है कि जैसे कि एक कोई बॉडी है, ठीक है, वो क्या करती है कि जो सेम डिस्टेंस है डी, ठीक है, इस तरह की एन डिस्टेंस ट्रेवल करती है। क्या है कि एक बॉडी है वो एन इक्वल डिस्टेंस, वो क्या है कि v1 v2 और v3 वेलोसिटी से क्या करती है, ट्रेवल कर रही है। तो अब हमें क्या बतानी है, उसकी एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये कह रहे भाई ये डिस्टेंस थी, ठीक है, इसको हमने इक्वल पार्ट में कर लिया, ये इसकी d, ये भी d, ये भी d, ठीक है। तो n बार dd थी, इसने ट्रेवल किससे की, v1 से, v2 से, v3 से, v4 से। अब हमें पता है क्या कि हम जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करें किसके, वेलोसिटी और स्पीड के रेफरेंस में, तो हम क्या कहते हैं, v बराबर d अपॉन टी। तो v है, d है, तो t ज्ञात करना है, तो t क्या आ जाएगा, d अपॉन v, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका t1 आएगा वो क्या आएगा, d अपॉन v1, t2 आएगा वो क्या आएगा, d अपॉन v2, t3 आएगा वो क्या आएगा, d अपॉन v3, और t4 आएगा वो क्या आएगा, d अपॉन v4। ये आगे n तक भी हो सकती है, इसका vn भी हो सकता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, tn पार्टिकल के लिए d अपॉन vn। अब हमें क्या करना है कि एवरेज स्पीड याद करनी है। तो हम जानते हैं क्या कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होती है, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, n, भाई जो n पार्टिकल है, भाई पार्टिकल तो एक ही है लेकिन डिस्टेंस क्या है, डी की n जगह है, ठीक है। n इक्वल डिस्टेंस है कौन सी, d वाली, एन डी कर दी, टोटल कितनी होगी, एन डी, क्यों ये डी कितनी बार है, n बार है, तो हमने क्या कर दिया एन डी। और टाइम हमें कितना लगा, d अपॉन v1, d अपॉन v2, तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया भाई, ऐसे ही लिख लेंगे ना, d अपॉन v3 प्लस टेस्ट d अपॉन vn, ये क्या होगा आपकी एवरेज वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से d को कॉमन ले लेंगे, d को कॉमन लेंगे तो ये d से d ऊपर वाला कट जाएगा। तो अब हमारे पास में क्या आएगा कि एवरेज वेलोसिटी बराबर n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। लेकिन हमारी जो नीट के अंदर जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर वो मैक्सिमम 2 पॉइंट के बीच के पूछता है, भाई दो इक्वल डिस्टेंस है, उनको v1 और v2 से ट्रेवल कर रहा है, तो उसके लिए आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अगर यहाँ पे हम 2 रखें तो हम क्या कहेंगे कि v एवरेज बराबर n की जगह 2 रख दिया, v1 प्लस 1 अपॉन v2, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा v एवरेज का, ठीक है, आंसर आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है किसमें, काइनेमेटिक्स के अंदर। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे पहले का जो फॉर्मूला आता है, जो अपने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के रिलेशन के बाद में जो फॉर्मूला आता है वो यही फॉर्मूला आता है, v एवरेज बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो चलिए इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। तो आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो आगे की ओर हम क्या देखेंगे कि हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के कुछ क्वेश्चन थे वो कर लिए। अब हम इसके अंदर देखेंगे कुछ ग्राफ्स। ग्राफ्स कैसे देखेंगे भाई, एक तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले लेंगे और एक हम ले लेंगे एवरेज वेलोसिटी, उसी के बेसिस पे देखते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस को हम हिंदी में कहते हैं क्या, तात्क्षणिक वेग या चाल। तो हम क्या करते हैं कि एक हम ले लेते हैं कौन सा, s, एक ले लेते हैं t। इसके बीच में जब हम यूँ कर्व करते हैं तो हम कहेंगे कि एक स्पेसिफिक टाइम या क्षण जो यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है, तो इसकी जो ये ढाल होगी, ये ढाल होगी, ये इसकी जो स्लोप होगी, ये हमें क्या दर्शाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
डी को, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी को। तो ये डी किसके बराबर होगी, डी एस अपॉन टी टी के, ये होगी इसकी तात्क्षणिक वेग, जो किसके बराबर होगी, एस टी ग्राफ के ढाल के। ये एस क्या है आपका, विस्थापन है, एस वेक्टर लगेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, एक्सीलेशन की। एक्सीलेशन क्या होता है, त्वरण, हिंदी में इसको बोले तो हम कहते हैं त्वरण, और इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर डी वी अपॉन डी टी, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बात होगी यहाँ तक सिंपल। तो अब हम क्या कहते हैं कि जब हम v और t के बीच का एक कोई कर्व ले लें, ठीक है, यूँ ले लिया, तो इसका जो स्लोप आएगा, ये इसका जो स्लोप आएगा, जो यहाँ थीटा डिग्री बना रहा है, तो इसको हम a बराबर क्या कहेंगे, डी वी अपॉन डी टी। ये भाई वी टी ग्राफ का स्लोप किसको दर्शाएगा, आपकी एक्सीलेशन को। इसके बाद हम एक बात और कर लेते हैं इस ग्राफ की रिलेटेड ही, कि अगर हमें दे दे ये एक वी टी ग्राफ दे दिया, वी टी ग्राफ दे दिया, कैसे, यूं कर दिया, ठीक है, और हमें पूछ ले डिस्प्लेसमेंट क्या करो, हम क्या कहते हैं कि वेलोसिटी बराबर एक्स अपॉन टी, तो एक्स बराबर हम क्या कहते हैं, वी टी। वी टी मतलब क्या होगा, इसका गुणा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एरिया अंडर कर्व है। तो ये जो एरिया होगा, ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, आपके डिस्प्लेसमेंट के। यानी वी टी ग्राफ का जो एरिया है, वी टी ग्राफ का एरिया है, वो किसको दर्शाएगा, आपके डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहीं पे अगर हमें दे दे कि अगर ये v की जगह यहाँ पे a ले ले, यहाँ पे t ले ले, फिर अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो एरिया अंडर कर्व होगा, ये किसको दर्शाएगा, आपके, ये दर्शाएगा आपके वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, a dt। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं कि वेलोसिटी को दर्शाएगा, तो एकदम गलत हो जाती है। गलत क्यों हो जाती है, यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज को दर्शाता है, चेंज इन वेलोसिटी। कैसे, तो चलिए अभी बताता हूँ मैं। हम क्या कहते हैं, a बराबर डी वी अपॉन डी टी, तो डी वी बराबर क्या हो जाएगा, a डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर दो v1 से v2 तक, सही भाई, इसका t1 से t2 तक, तो ये क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1, ये है ना, ये आएगा भाई, v2 माइनस v1 बराबर हम क्या कहेंगे, a गुणा t2 माइनस t1 आएगा भाई। सोल्व करके देख लो, तो हम यहाँ से a बराबर क्या लेंगे, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये क्या आ रहा है, इसका वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगर हमें 80 कर्व दे दे और पूछिए वेलोसिटी क्या होगी, हम वेलोसिटी नहीं बता सकते भाई। अगर टाइम एक स्पेसिफिक टाइम ना दिया हो तो हम वेलोसिटी नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर 80 ग्राफ दे दे और टाइम भी ना दे और हमें वेलोसिटी इन चेंज पूछ ले, यानी चेंज इन वेलोसिटी पूछ ले, तो हम आराम से बता सकते हैं, क्योंकि इसका जो कर्व होगा वो किसको दर्शाएगा, चेंज इन वेलोसिटी को। अगर हमें वेलोसिटी पूछ ले तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें टाइम की भी जरूरत पड़ेगी। चलिए, इसके बाद में ये आपकी एक छोटी सी बात हो गई थी, इसके बारे में, आपके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं किसके, इक्वेशन ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलेशन। जो आपका यूनिफॉर्म एक्सीलेशन है उसके रिलेटेड जो मोशन की इक्वेशंस है उन्हीं की बात कर लेते हैं हम। तो हमारे ये थर्ड पॉइंट था, 2 पॉइंट हमने कर ही लिए, कौन कौन सा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज आपका स्पीड, उसके बाद में एक्सीलेरेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्या, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, इसकी इक्वेशन पढ़ेंगे, किसकी, मोशन की, यानी गति के समीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम समीकरण देखते हैं वो हमारे पास में आता है, ये रट लो, एकदम रटे हुए भाई, नीट की तैयारी कर रहे हो, बच्चे थोड़ी ना कोई। v बराबर u प्लस ए टी, उसके बाद में आएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आएगा वो आएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन एक समीकरण और है जो लगभग हमारे कई क्वेश्चनों को आसान बना देता है। वो समीकरण आपका ये होता है कि आपको कोई nth सेकंड दे दिया, जैसे ये बॉल चल रही थी, इसने पहले सेकंड में ये दूरी तय की, दूसरे में ये की, तीसरे में ये की, चौथे में ये की, पांचवें में ये की। तो हमें क्या पूछ लेगा कि थर्ड सेकंड में या सेकंड में, सेकंड या थर्ड या फोर्थ सेकंड में, यानी एक स्पेसिफिक सेकंड के अंदर हमें पूछ ले, स्पेसिफिक टाइम के अंदर पूछ ले, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एस nth बराबर u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1 फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे, और हमारा हर एक क्वेश्चन होगा। अब हम आगे देखेंगे कि हमारा जो मोशन अंडर ग्रेविटी वगैरह है वो हम इन्हीं इक्वेशन से करेंगे, रटने वाली तो बात ही नहीं बनेगी यार। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे हमारे पास में भाई यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात कर रहे थे, तो हमने ये कर दिया था। उसके बाद में हमने क्या किया भाई, हमारे पास में जो इक्वेशन थी वो हमने बता दी। जो इक्वेशन है उसकी एक कमी है,
एक कमी क्या है कि अगर हमें एक्सीलरेशन दे दिया, त्वरण दे दिया, ठीक है, और उसको समय के साथ में अगर त्वरण को समय के साथ में परिवर्तित होते हुए दिखाया जा रहा है, यानी कि a बराबर हमें दे दिया 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 8, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगी, हमारी जो गति की समीकरण थी s बराबर यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as और s nth बराबर u प्लस ए बाई 2 n माइनस 1 लागू नहीं होगी। क्यों? हम क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी यूनिफॉर्म यानी कि समय के साथ परिवर्तित ना हो, समय के साथ परिवर्तित होगा तो गति के नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है, यही तो होती है यार। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं क्या कि कर्व है वो दे दी और हमें पूछ लेगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। जैसे कि हम कहें कि हमें एक ग्राफ दे दिया, किसका, st ग्राफ दे दिया, और ये ग्राफ यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, तो हम इसका लगातार जैसे जैसे स्लोप लेंगे तो हम देखेंगे इसका जो स्लोप है वो स्लोप लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे स्लोप लिया तो यहाँ पे थीटा कम आया, इसका यहाँ पे थीटा ज़्यादा आया, और हम जानते हैं कि स्लोप समानुपाती होता है टेन थीटा के। ठीक है, टेन थीटा के समानुपाती होता है स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन जब ये यूं दे दे भाई समय के साथ में डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, अगर ये ग्राफ, हाँ एक बात इंपॉर्टेंट अभी याद आई, देखो अगर हमें ये कह दे कि ये दूरी है, ठीक है, और ये समय है, ठीक है, अब आपको ये बतानी है कि मैं जो भी ग्राफ बताऊंगा वो सही है या नहीं। दूरी और समय के बीच का अगर आपको ये ग्राफ दे दिया जाए तो आप क्या कहेंगे कि ये ग्राफ सही है या नहीं है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूरी समय के साथ घटती नहीं है भाई कभी भी। दूरी की एक आप चीज याद रख लेना यार, इतना बेसिक तो नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन बता देता हूं मैं कि दूरी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, दूरी समय के साथ कम नहीं होती, हमेशा समय के साथ बढ़ेगी। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कम, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी समय के साथ कम नहीं होगी, समय के साथ बढ़ेगी या स्थिर रह सकती है, लेकिन समय के साथ दूरी कभी भी कम नहीं होगी। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं, एक हमारे पास क्वेश्चन आता है तकड़ा सा। वो क्या आता है कि हमें एक ग्राफ दे देता है। कैसा देता है ग्राफ? ये x, ये t, नहीं xt नहीं यार, ये vt देगा आपको। कैसा देगा? vt। ठीक है, और आपको पूछ ले इसका एरिया a1 है, इसका एरिया a2 है, इसका एरिया a3 है। अगर आपको पूछ ले क्या कि आपको डिस्टेंस ज्ञात करनी है, भाई पार्टिकल t बराबर 0 पे यहां था और t बराबर हम मान ले कि t बराबर t टाइम पे यहां पे आ गया, तो अगर हमें पूछ ले क्या, हमें पूछे भाई इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस भाई चाहे पॉजिटिव जाओ चाहे नेगेटिव जाओ हम तो लेंगे। भाई अगर मैं अभी छत पे गया वापस नीचे आया, ठीक है, वापस छत पे गया तो मैंने डिस्टेंस कितनी तय की? भाई छत पे गया मैं कितना? 10 मीटर, वापस नीचे आया कितना? 10 मीटर, और वापस छत पे गया कितना? 10 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 30 मीटर। तो अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे भाई, हमारी जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस x बराबर कितनी हो जाएगी? a1 प्लस a2 प्लस a3, क्योंकि vt का कर्व है, ये किसको दर्शाएगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। अगर v स्पीड हो तो डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या करेंगे तो नेगेटिव वाला इसको माइनस कर देंगे। तो देखते हैं कैसे। अगर हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, ठीक है, तो मैं यहाँ पे खड़ा था, मैं छत पे गया कितना? 10 मीटर, वापस आ गया 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। वापस गया छत पे तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना भाई? 10 गया 10 नीचे आया, 10 10 माइनस हो गए, और अभी 10 गया वापस तो कितना हो गया? 10। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया इसका? a1 पॉजिटिव का है, a2 नेगेटिव का, प्लस का a3, यानी ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जा रही है। तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट की बात। इसके बाद में हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या है? एक प्रॉब्लम है एक तरीके की, और प्रॉब्लम वो हमारी जो काइनेमेटिक्स है उसके अंदर एक लगभग आई जाया करती है, और वो क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम आती है वो आती है, इसको हम कहते हैं अल्फा बीटा टाइप क्वेश्चन प्रॉब्लम। अल्फा बीटा टाइप क्वेश्चन प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या होता है कि हमें दिया होता है कि भैया ये आपका ग्राफ है, क्या है? ग्राफ vt कर्व है। एक कोई पार्टिकल था, उसने यहां से मोशन चालू किया यहां तक कि अल्फा एक्सीलरेशन से गया, ठीक है, यहां पे इसने माना कि टाइम ये ले लिया t, ठीक है, यहां पर ये क्या गया? अल्फा एक्सीलरेशन से गया। इस टाइम के बाद में इसने यहां पे अपनी v मैक्सिमम प्राप्त कर ली। हाँ, तो इसमें क्या था भाई, एक टाइम आएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, उसके बाद यहां तक नीचे गिरना चालू करेगा, यहां पे अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्सिमम प्राप्त कर लेता है। यहां पे आता है तो अल्फा एक्सीलरेशन लेता है।
लेकिन इसके बाद में रिटार्डेड होना चालू हो जाता है, किससे? बीटा रिटार्डेशन से। यानी हम ओवरऑल बात करें तो कि ये एक पार्टिकल था, यहाँ से चालू हुआ, अल्फा एक्सीलरेशन लिया, यहाँ पे इसकी वी मैक्सिमम हुई, वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, इसके बाद इसने यहाँ पे रिटार्डेड होना चालू कर दिया। तो इस दौरान क्या हुआ, ये पार्ट था, इसने t1 लिया टाइम, इसमें t2 टाइम लिया, यहाँ पे बीटा रिटार्डेशन हो गया। यानी हम इसकी बात करें तो अल्फा एक्सीलरेशन यानी त्वरण और बीटा रिटार्डेशन को हम हिंदी के अंदर बात करें तो हम इसको कहते हैं मंदन। तो इस दौरान हमें इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर हमें जो अक्सर जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस की मैं आपको बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है वी मैक्सिमम। वी मैक्सिमम के बाद में हमें जो पूछा जाता है वो होता है इसका ए इफेक्टिव यानी इसका इफेक्टिव एक्सीलरेशन प्रभावी त्वरण। उसके बाद में हमें इसके जो रिलेटिव पूछा जाता है वो हमें पूछा जाता है वी एवरेज। उसके बाद हमें पूछा जाता है इसने इस दौरान कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो चलिए क्या बात करते हैं हम। तो वी मैक्सिमम की बात करें तो वी मैक्सिमम में मैं आपको 3 फंडे बता रहा हूँ, तीनों याद रखना। या तो फिर अगर आपको अल्फा और t1 दोनों दे रखे हैं, ये v वर्सेस t ग्राफ है, अल्फा और t1, अल्फा क्या है? एक्सीलरेशन, ठीक है, कहाँ? इससे यहाँ तक आने में, वी मैक्सिमम प्राप्त करने तक का। तो वी मैक्सिमम क्या हो गया? अल्फा t1, नहीं तो फिर क्या होगा? बीटा t2। अगर हमें t1 t2 अल्फा बीटा की जानकारी पूरी ना दी गई हो तो हमारे पास में एक फंडा आता है, वो कौन सा है? हम जानते हैं क्या? ए बराबर हम क्या लिखते हैं? v बाई टी। तो v बराबर क्या हो गया? ए टी। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए इफेक्टिव गुणा टी टोटल, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है टी वो ले लेंगे। यहाँ पे t1 t2 से गुणा करने पर गलत हो जाएगा, ए इफेक्टिव गुणा टोटल टाइम लेना पड़ेगा अगर वी मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो। अब हमें पूछ ले भैया ए इफेक्टिव याद करो, तो ए इफेक्टिव का जो फंडा है वो आपको रटना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 1 मिनट लग जाएगा, 1 मिनट से तो ऊपर लगेगा। तो फिर नीट के अंदर इतना टाइम अपने को मिलता नहीं है, तो आप सीधा याद कर लें उसको। उसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा किसका फॉर्मूला होता है? आपके इफेक्टिव एक्सीलरेशन का। वी मैक्सिमम हो गया ए इफेक्टिव गुना टी, या फिर अल्फा t1 या बीटा t2। लास्ट क्वेश्चन आता है, नहीं अभी तक सेकंड लास्ट है, तो वी एवरेज पूछता है। वी एवरेज का सीधा होता है वी मैक्सिमम बाई 2, यानी वी मैक्सिमम कैलकुलेट कर लो, या फिर वी मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करें? या तो फिर ए इफेक्टिव गुना टी करो, नहीं तो फिर अल्फा t1 करो, नहीं तो बीटा t2 करो। वी मैक्सिमम निकाल के 2 का भाग लगा दो तो क्या देगा? वी एवरेज। एस की बात करें तो एस क्या आता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए इफेक्टिव गुणा टी स्क्वायर। यहाँ पे u तो 0 है शुरुआत में, जहाँ से गति शुरू हो रही है वहाँ पे u क्या है? 0। तो हम क्या कहेंगे? s जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आएगा इसके अंदर, ठीक है, क्यों? वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात होती है, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये u 0 है तो ये कितना आएगा? हाफ ए इफेक्टिव गुणा टी स्क्वायर। टी संपूर्ण समय लेना पड़ेगा, ना कि t1 t2 लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पूरा टी लेंगे। तो इसके बाद में हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है? मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर आपको जो चीज याद रखनी होती है मेनली इंपॉर्टेंट, वो ये होती है कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। क्या? क्लास 4th 5वीं से हम सीख रहे हैं एक ग्राफ की प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर हम कहते हैं कि ये वाई एक्सिस ऊपर की ओर पॉजिटिव होगा, नीचे की ओर नेगेटिव होगा, एक्स एक्सिस इधर की ओर पॉजिटिव होगा और इधर की ओर क्या होगा? नेगेटिव। यानी कि हम अगर कोई बॉल फेंक के नीचे से ऊपर की ओर जाए तो उसकी एच लेंगे पॉजिटिव, इधर की ओर आए पॉजिटिव एच, इधर की ओर आए माइनस एच। लेकिन जब ऊपर से कोई बॉल या वस्तु फेंक रहे हैं तो नीचे की ओर माइनस एच लेंगे। क्या लेंगे? माइनस का एच। लेकिन इस कंडीशन के अंदर एक बात ध्यान रखनी होगी, और वो बात ये होगी कि अगर अपना मोशन अंडर ग्रेविटी की स्टडी कर रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी की स्टडी कर रहे हैं तो हमेशा जी माइनस होगा क्या? ए। एक्सीलरेशन होगा, त्वरण होगा, वो क्या होगा? हमेशा माइनस का जी। एक्सीलरेशन कितना होगा? माइनस का जी। चलिए देखते हैं इसकी प्रॉब्लम्स किस तरह की आती है हमारे सामने। तो इसकी पहली प्रॉब्लम आती है, वही आती है कि ये कि भवन की छत है। भवन तो नहीं है लेकिन मान लेते हैं, क्यों? फिजिक्स के अंदर मानने पड़ता है भैया, कौन सा अपने पास बंदर रियलिटी में आ जाता है, कौन सा भवन रियलिटी में आता है। चलिए ये भवन है, इसके ऊपर कोई लड़का खड़ा था, इसने कोई अपने हाथ से ये बॉल थी। अब देखिए मैं आपको एक और केस बताता हूँ, एक थ्रो और एक ड्रॉप। एक थ्रो यानी फेंकना और एक ड्रॉप यानी कि छोड़ना या गिराना, उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है मेनली? तो जैसे देखिए मेरे पास ये पेन का ढक्कन है, ठीक है, ये मार्कर का ढक्कन है। अब मैं इसको यूं एकदम छोड़ दूं तो ये क्या हुआ? ड्रॉप। वही अगर मैं इसको जोर लगा के नीचे फेंकूं तो ये क्या हुआ? थ्रो। या ऊपर यूं फेंकूं जैसे अपने बॉल फेंकते हैं, यूं भाई
कोई अपनी कैच करके बाद में यूँ ऊपर फेंकते हैं, वो क्या होती है? थ्रो। लेकिन अगर मैं एकदम बिना कोई इसको वेलोसिटी से नीचे भाई टपका दूँ सीधा, यानी ग्रेविटी के अंडर ही मोशन करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्रॉपिंग। तो चलिए इसके अंदर क्या होता है, ये h हाइट का बाउन है, हाइट हम ऊपर से फेंक रहे हैं तो नीचे की ओर आएगी, तो क्या आएगा? माइनस का h। इस कंडीशन में हम एक्सीलरेशन होता है वो क्या लेते हैं? माइनस का g, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम क्या लगेगा? t। तो चलिए अब हम अपनी इक्वेशन लगाते हैं, कौन सी? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर हम क्या लेंगे? माइनस का h। u प्रारंभिक वेग क्या आया? 0। क्यों? हमने u बराबर 0 से एकदम ड्रॉप ही किए, बोल तो ये कैसे आपके सामने ड्रॉपिंग का केस, यानी बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हो, यहाँ पे आएगी तो ये क्या आएगी आपकी? v एट सरफेस। भाई सरफेस पे आएगी ना बॉल, तो v एट सरफेस, ठीक है। तो अब क्या होगा? वही होगा, तो मंजूर खुदा होगा भी। s बराबर माइनस का h रख दिया, क्यों? नीचे क्यों रहे? तो माइनस का h बराबर हाफ ए की जगह रख देंगे माइनस का g और टी स्क्वायर। इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं? t, और t कितना आएगा? रूट ऑफ 2h बाई g। कोई डाउट है क्या? होगा ही नहीं भाई, होगा कैसे? रटोगे तो होगा डाउट। लेकिन अगर सीधा इक्वेशन लगा करोगे भैया, सीधा याद रखो ना, नीचे की ओर आ रही है, माइनस का ले लो, जी ऊपर नीचे चाहे कैसा भी जाओ माइनस का आएगा ऑलवेज मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। उसके बाद में इसके अंदर हमें जो क्वेश्चन पूछ लेता है वो हमें क्वेश्चन पूछता है वेलोसिटी का। भाई सरफेस पे आई तो सरफेस के अंदर वेलोसिटी क्या लगेगी इसकी पूछेगा, तो वेलोसिटी हम क्या बताएंगे? वेलोसिटी क्या बताएंगे? हमें इक्वेशन पता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम क्या कहेंगे भाई? u तो 0 है तो v बराबर क्या गया? रूट का 2as, ठीक है। यानी कि a हम कितना लेते हैं? माइनस का g, और s कितना लेते हैं? माइनस का h, तो क्या गया? रूट 2gh। अब रटना आसान है कि सीधा इक्वेशन से निकालना? रटोगे तो कहीं ना कहीं भूलोगे कि भैया ड्रॉप वाले में कौन सा लगेंगे, थ्रो वाले में कौन सा लगेंगे। इससे अच्छा याद करो ना, कौन सी इक्वेशन याद करो और कॉन्सेप्ट माइंड में सेट रखो, क्वेश्चन होगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आ जाता है वो क्या? कोई कुरापति बच्चा है अपनी तरह, वो क्या करता है? यूं सरफेस पे खड़ा था, खड़े खड़ी इस कुरापति के मन में आ गई क्या कि ये बॉल है, इस बॉल को ये बोला यार अपनी u वेलोसिटी से फेंकते हैं, ठीक है। बॉल को वापिस यहीं पे लाके छोड़ना है, क्यों? जहाँ से फेंक रहे हो वहीं पे लाना है। ये कुरापति क्या कहेगा? भाई इसको u वेलोसिटी से फेंकते हैं अपनी, ठीक है। तो भाई जब हम कोई भी चीज़ को फेंकते हैं तो ऊपर जाके अपनी वापस डायरेक्शन नीचे की ओर क्यों करती है? क्योंकि जो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, उस पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और वेलोसिटी 0 कहाँ पे होगी? h मैक्सिमम पे, h मैक्सिमम पे, और वापस कहाँ आएगी? उसी सेम पॉइंट पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक बात ये ध्यान रखनी है, इसका जो 180 डिग्री वाला जो पॉइंट होगा, यानी इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी रहेगी वो एकदम समान रहेगी। बात समझ में आई? इस पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी समान रहेगी। और उसके बाद में इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि अंतिम t सेकंड में हम बॉल को फेंकते हैं, तो फेंकने में जो बॉल ऊपर जाती है उस दौरान अंतिम t सेकंड के अंदर हमें पूछ लेगी भाई इसने कितनी डिस्टेंस वगैरह तय की। तो हम कैसे निकालेंगे भाई? अंतिम के लिए तो हमें बहुत चाहिएगा, बहुत कैसे भाई? ये आपका फाइनल 0 दे रखा है, लेकिन इनिशियल यहाँ से यहाँ तक का पूछा है, तो यहाँ पे यहाँ तक हम क्या करेंगे? या तो फिर इस पूरे का निकालो, फिर इतने का नेगेटिव कर दो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम इतनी सी बात ध्यान रखते हैं। इतनी सी बात हम ध्यान कैसे रखेंगे? हम कहेंगे क्या भाई, इस पॉइंट का और इस पॉइंट की वेलोसिटी बराबर है, तो यानी हम यहाँ v बराबर 0 तो इसके लिए u बराबर 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट की जो हम हाइट वगैरह टाइम वगैरह निकालेंगे वो इसके लिए भी अप्लाई हो जाएगी। तो इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ऊपर की ओर जा रही है, प्लस का h लेंगे, g माइनस